नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 में हिंदी की दूसरी पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा से एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है लाख का घर। लाख लाख शब्द लकड़ी का तात्पर्य है। लाख शब्द से मतलब लकड़ी का है। तो लकड़ी का घर बनाने की बात यहाँ पर की जा रही है। जब पांडवों को वनवास हो जाता है, वनवास होने के बाद वह वन में चले जाते हैं, तो दुर्योधन को ऐसा लगता है कि पांडवों को कैसे क्षति पहुंचाई जाए, कैसे हानि पहुंचाई जाए, इसके बारे में वह लाख का घर, लकड़ी का घर बनवाता है और उस लकड़ी के घर में उनको जलाने की योजना और षड्यंत्र रचता है जिससे वह पांडवों का वध कर सके। लेकिन वह नाकाम होता है, यह काम नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि भीमसेन का शारीरिक बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता को देखकर दुर्योधन की जलन दिन पर दिन बढ़ती गई है। यहाँ पर दुर्योधन भीमसेन भीम अर्थात बहुत ही बलवान थे, बलशाली, और अर्जुन धनुर्विद्या में बहुत ही निपुण थे। तो इनको देखकर दुर्योधन दिन प्रतिदिन जल रहा था, अर्थात चिढ़ता था उनसे। वह ऐसे उपाय सोचने लगा कि जिससे पांडवों का नाश हो सके। इस कुमंत्रणा में उसका मामा शकुनी और कर्ण सलाहकार बने हुए थे। यह कुमंत्रणा, यह जो खराब मंत्रणा दी गई है, षड्यंत्र रचा गया, यह सारा षड्यंत्र उसके मामा शकुनी और उसके सलाहकार कर्ण, अंग देश का राजा कर्ण। बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे, अपने भतीजों से उनको स्नेह भी काफ़ी था, परंतु अपने पुत्रों से उनका मोह भी अधिक था। अब धृतराष्ट्र जो दुर्योधन के पिता हैं, अर्थात कौरवों के जो पिता थे धृतराष्ट्र, इनका पांडवों के प्रति प्रेम तो था ही, लेकिन पुत्र मोह भी था, अपने पुत्रों के प्रति मोह भी बहुत अधिक था। तो यह दुविधा में रहते थे कि मैं ये चीज़ करूं, ये काम करूं या ना करूं, पांडवों के हित में काम करूं या ना करूं, इसके विषय में चाहते तो थे हित में काम करने के लिए, लेकिन दुर्योधन की वजह से, पुत्र मोह की वजह से यह सब यह ना कर सके। दृढ़ निश्चय की उनमें कमी थी, पर हाँ, अब देखिए बात, दृढ़ निश्चय, सही तरीके से निर्णय नहीं ले पाते थे, कठोर निर्णय नहीं ले पाते थे। वह किसी बात पर वह स्थिर नहीं रहते थे, अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी। इस कारण यह जानते हुए कि दुर्योधन कुराह पर चल रहा है, खराब रास्ते पर चल रहा है, उन्होंने उनका साथ दिया। अब एक विदुर हैं इनके प्रधानमंत्री, हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री थे। विदुर इनके सलाहकार थे, दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र के, और विदुर बहुत ही बुद्धिमानी ज्ञानी पुरुष थे। इधर पांडवों की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। चौराहों और सभा समाजों में लोग कहते कि राजगद्दी पर बैठने के योग्य तो युधिष्ठिर ही हैं। वे कहते थे धृतराष्ट्र तो जन्मांध थे, इस कारण उनके छोटे भाई पांडु ही सिंहासन पर बैठे थे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला था। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं, तो फिर आगे धृतराष्ट्र को अपने राज्य अपने ही अधीन रखने का क्या अधिकार। यह लोग आपस में चर्चा करते थे, लोग आपस में बातचीत करते थे कि जब पांडु की अकाल मृत्यु हो गई और अकाल मृत्यु के कारण धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का सिंहासन दिया गया, तो अब पांडु के पुत्र बड़े हो गए हैं, तो उनको राजगद्दी देना चाहिए। पितामह भीष्म का तो ये कर्तव्य है कि वह धृतराष्ट्र से राज्य का भार दिला दें, युधिष्ठिर को दिला दें। युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार कर सकेंगे। ज्यों ज्यों पांडवों की लोकप्रियता दिखाई देती थी, ईर्ष्या से वह और भी अधिक कुढ़ने लगता था। कौन कुढ़ने लगता था? दुर्योधन।
एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी पूर्वासी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। पूर्वासी मतलब है वहाँ नगर के लोग, नगर जन लोग पूर्वासी कहलाते हैं, नगर में रहने वाले लोग। जन्म से दिखाई न देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित ही रह गए। राजसत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में चली गई। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो फिर पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। पिताजी हमसे तो यह अपमान न सहा जाएगा। यह दुर्योधन अपने पिताजी से कह रहा है, धृतराष्ट्र से। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। बोले, बेटा तुम्हारा कहना ठीक है, अब यहीं पर पुत्रमोह है, ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, सबसे समान स्नेह करता है, अपने पिता के समान गुणवान भी है। अपने इस कारण प्रजाजन में उसे बहुत चाहते हैं, प्रजा लोग उसको बहुत चाहती। यह सुनकर दुर्योधन बोला, पिताजी आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वाणावत के मेले में भेज दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इतनी सी बात से हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। इस बीच अपने पिता पर और अधिक दबाव डालने के इरादे से दुर्योधन ने कुछ कूटनीतिज्ञों को अपने पक्ष में मिला लिया। वे बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों के विरुद्ध उन्हें उकसाने लगे। इसमें कार्णिक नाम का एक ब्राह्मण मुख्य था जो शकुनि का मंत्री था। अब शकुनि का मंत्री कार्णिक है, यह भी इसका भी इस षड्यंत्र में बहुत बड़ा हाथ है। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरणों और प्रमाणों से अपनी दलीलों की पुष्टि की। अंत में बोला, राजन, जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी हैं। इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए। अब पांडुपुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताएंगे। ऐसा कार्णिक, शकुनि का मंत्री, धृतराष्ट्र को भड़काने का कार्य कर रहा है, कान भरने का कार्य कर रहा है। कार्णिक की बातों को सुनकर धृतराष्ट्र विचार कर रहे थे कि दुर्योधन ने आकर कहा, पिताजी आप अगर किसी तरह पांडवों को समझाकर वाणावत भेज दें तो नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा। फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं और हमें उनसे कोई खतरा नहीं रहेगा। दुर्योधन और उसके सभी साथी धृतराष्ट्र को रात दिन इसी तरह पांडवों के विरुद्ध कुछ न कुछ कहते सुनाते रहते थे। उन पर दबाव बना डाला। आखिर धृतराष्ट्र कमज़ोर पड़ गए और उन्होंने लाचार होकर अपने बेटे की सलाह मान ली। दुर्योधन के पृष्ठपोषकों ने वाणावत की सुंदरता और खूबियों के बारे में पांडवों को बहुत ललचाया। कहा कि वाणावत में एक भारी मेला होने वाला है जिसकी शोभा देखते ही बनेगी। उनकी बातें सुनाकर खुद पांडवों को भी वाणावत जाने की उत्सुकता हुई। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं जाकर धृतराष्ट्र से वहाँ जाने की अनुमति मांग ली। धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव बड़े खुश हुए और भीष्म आदि से विदा लेते हुए माता कुंती के साथ वाणावत के मेले में चले गए। पांडवों के चले जाने पर खबर पाकर दुर्योधन को बहुत खुशी हुई। वह अपने साथी मित्र कर्ण और शकुनि के साथ बैठकर पांडवों तथा कुंती का काम तमाम अर्थात मारने के विषय में सोचने लगा। मंत्री पुरोचन को बुलाकर गुप्त रूप से सलाह दी कि एक योजना बनाई जाए। पुरोचन ने यह सारा काम पूर्ण सफलता के साथ पूरा करने का वचन दिया, ठीक है, परंतु वाणावत के लिए और तुरंत वाणावत के लिए रवाना हो गया। एक शीघ्र गामी रथ पर बैठकर पुरोचन पांडवों से बहुत पहले वाणावत पहुंच चुका, जहां वह पांडवों के ठहरने के लिए सनई होता है, ये एक प्रकार का पौधा होता है, सनई बोलते हैं। ये सन, घी, मोम, तेल, लाख, लकड़ी, चर्बी आदि जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों को मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन बना दिया। इस बीच अगर पांडव वहां जल्दी पहुंच गए तो कुछ समय उनके ठहरने के लिए एक और जगह का प्रबंध पुरोचन ने कर रखा था। दुर्योधन की योजना यह थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाए और जब वे पूर्ण रूप से निशंक हो जाएं अर्थात शंका रहित हो जाएं तब वे
रात में भवन में आग लगा देंगे और इस तरीके पांडव जलकर भस्म हो जाएंगे, कौरव पर कोई दोष ना आएगा। तो ऐसी विचित्र मानसिकता रखने वाले दुर्योधन को यह पता नहीं था कि अंत में जीत सत्य की होती है, विजय सत्य की ही होती है, धर्म की ही होती है। तो मुझे उम्मीद है कि यह पाठ जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद साथियों।